वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक स्पर्म में कई हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा है, इट इज़ नोन एज हेड। अब इस हेड के दो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा है एक्रोसोम और ये वाला हिस्सा है इसका न्यूक्लियस। दिस इज हेड पोर्शन। यहाँ से यहाँ तक हेड है। इसमें दो हिस्से हैं, पहला अपर कैप लाइक पोर्शन, इसको एक्रोसोम कहा जाता है, दूसरा हिस्सा इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये हुआ पहला हिस्सा हेड के दो हिस्से हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। इसके बाद है नेक, ये वाला पोर्शन जो है जिसमें आपको ये दो डॉट जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं नेक। नेक में दो चीज़ें होती है, सेंट्रियोल्स दो होती हैं। ऊपर के साइड की सेंट्रियोल को प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाता है, नीचे साइड की सेंट्रियोल को डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। तो ये हुआ नेक एक बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर है। मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इसका स्पर्म का। इसके बाद हम डिटेल में फिर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो पहला हिस्सा हेड में एक्रोसोम पहला हिस्सा, न्यूक्लियस दूसरा हिस्सा। इसके बाद नेक के दो स्ट्रक्चर्स, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एक डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से एक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है ऐसे, जिसको हम कहते हैं एक्शियल फिलामेंट। एक्शियल फिलामेंट मिडल पीस के थ्रू फिर टेल के थ्रू जाके यहाँ तक जाती है। अब है मिडल पीस। ये मिडल पीस यहाँ से यहाँ तक, नेक से शुरू होकर यहाँ तक जहाँ से टेल शुरू हो जाती है, वहाँ तक मिडल पीस का एरिया है। अब मिडल पीस के इस एरिया में आप देखेंगे कि मिडल पीस में ये जो आप देख रहे हैं, ये टर्न बनाए हुए, ये है माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल। माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज किए हुए हैं। इसमें 10 से 14 तक के टर्न्स होते हैं इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल में यहाँ पे। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल को जो मिडल पीस में पाई जाती है, इसको कभी कभार नेबनकैर्न भी कहा जाता है। इसके बाद आती है ये एंड ऑफ द मिडल पीस। इसमें है एक चीज़ जिसको आप कहते हैं रिंग सेंट्रियोल और एन्यूलस। इसका स्ट्रक्चर अभी तक जो है वो देखा गया है, लेकिन इसकी फंक्शन अभी तक अननोन है। इसका अभी पूरा पता नहीं है कि फंक्शन बेसिकली क्या है इसका रिंग सेंट्रियोल का, जिसको एन्यूलस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मिडल पीस खत्म हो जाती है। अब फिर हो जाती है शुरू एक चीज़ जिसको आप कहते हैं टेल। टेल के दो हिस्से, एक वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं मैन पीस और इसको प्रिंसिपल पीस भी कहा जाता है टेल का। फिर लास्ट वाला पीस जो है उसको कहा जाता है एंड पीस। अब आपको यहाँ पे गौर करना है इस चीज़ पे कि जो टेल है, टेल के दो हिस्से हैं, मैन पीस और एंड पीस। मैन पीस में जो है, मैन पीस में होती है ये एक्सोनीमा, जो यहाँ डिस्टल सेंट्रियोल से निकल के मिडल पीस के थ्रू जाती है, फिर टेल के थ्रू जाती है। इसमें मैन पीस में एक तो एक्सोनीमा होती है और एक साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा होता है, लेकिन एंड पीस में सिर्फ होती है एक्सोनीमा। तो अब आपको समझ में आया कि जो स्पर्म है, स्पर्म के कितने हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हेड, जिसके दो हिस्से हैं एक्रोसोम और न्यूक्लियस। दूसरा हिस्सा है नेक, जिसमें सेंट्रियोल्स हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बाद का हिस्सा है मिडल पीस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल है। फिर है टेल के दो हिस्से हैं, मैन पीस और एंड पीस। अब आइए हम इसकी स्टडी थोड़ा कर लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, स्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट्स। यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि स्पर्म के 4 हिस्से हैं। कौन कौन सा हिस्सा है? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। यहाँ पे देखिए, ये है हेड, ये है नेक, ये है मिडल पीस और ये है टेल। यही बात यहाँ पे भी कही जा रही है। अब इसके बाद हेड इज एंटीरियर ब्रॉड फ्लैट एंड ओवल पार्ट ऑफ स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहे हैं। हेड जो है इसमें एंटीरियर है, ब्रॉड है, फ्लैट है और ओवल है हेड। इसके बाद हेड हैज़ 2 पार्ट्स। हेड के दो हिस्से हैं, एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्रोसोम एंड लार्जर पोस्टीरियर पार्ट नोन एज न्यूक्लियस। दो हिस्से होते हैं इसमें हेड में। एंटीरियर पार्ट को एक्रोसोम कहा जाता है, पोस्टीरियर पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। अब इसके बाद फिर इस चीज़ पे आइए, द न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ओनली ऑफ कंडेंस्ड डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स। न्यूक्लियस में होती है ये कंडेंस्ड डीएनए और बेसिक प्रोटीन, बस ये दो चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस में। इसके बाद एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ हेड। हेड का जो ये हेड पूरा एरिया है, इसका 2/3 हिस्सा जो है वो किसने लिया है? एक्रोसोम ने। फिर एक बार यहाँ पे आइए आप, एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स।
इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको स्पर्म लाइसेंस भी कहा जाता है। और एक्रोसोम डिराइव की हुई होती है किससे? गोल्गी अपैरेट्स, जो स्पर्मेटेड की गोल्गी अपैरेट्स है उसी से एक्रोसोम बनती है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम होती है और इसमें एंजाइम्स पाई जाने वाली हैं, उनको स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। इसमें 3 टाइप की स्पर्म लाइसेंस होती है। एक है हाइलुरोनिडेज, दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा है एक्रोसिन और जोना लाइसेंस। अब इनका क्या रोल है? जब स्पर्म जाता है ओवम को फर्टिलाइज करने, तो ओवम के सराउंडिंग में कुछ कोट्स होते हैं। उन कोट्स को पहले स्पर्म को डिजॉल्व करना है, तब जाके जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर जा सकता है। तो उन एग कोट्स को डिजॉल्व करने के लिए स्पर्म के ये एंजाइम्स काम आते हैं, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एक्रोसिन एटसेट्रा। तो ये सारी एंजाइम्स यहाँ पे होती हैं जिनको आप कहते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स। इसके बाद सरफेस ऑफ हेड कंटेन्स डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स। ये जो सरफेस है, हेड की सरफेस है, इसमें होते हैं कुछ, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम, और ये न्यूक्लियस का पोर्शन है। इसमें होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिनको आप कहते हैं डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स। इसमें होते हैं कुछ डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स। अब इनका क्या रोल होता है? ये स्पर्म को फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं रखते हैं। ये स्पर्म की वो सलाहियत छीन लेते हैं जिससे स्पर्म फर्टिलाइजेशन के काबिल बन जाता है। तो जब हमने स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के काबिल बनाना होता है, तब हमने इन डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स को रिमूव करना पड़ता है। हमने डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स को तब जाके रिमूव करना है। सो वी से द सरफेस ऑफ हेड कंटेन्स डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स। हेड के सरफेस में डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं विच आर टू बी रिमूव्ड बिफोर स्पर्म बिकम्स कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम। इससे पहले कि स्पर्म इस हालत में आ जाए कि वो ओवम को फर्टिलाइज करे, ये डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स वहाँ से रिमूव करने पड़ते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कैपेसिटेशन, जिसमें डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स को रिमूव किया जाता है। फिर है नेक। नेक इज़ वेरी शॉर्ट पोर्शन बिटवीन हेड एंड मिडल पीस। आपको पता ही, नेक कंटेन्स प्रॉक्सिमल सेंट्रल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड विच प्लेस द फर्स्ट रोल इन द क्लीवेज ऑफ जाइगोट। ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रल। इसका कहा जाता है कि इसका रोल है इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट का पहला जो क्लीवेज होता है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल होता है। फिर है डिस्टल सेंट्रियोल। ये बनाती है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। डिस्टल सेंट्रियोल इज आल्सो प्रेजेंट टुवर्ड्स द मिडल पीस एंड यही बात कही जा रही है। द डिस्टल सेंट्रियोल गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनिमा ऑफ स्पर्म। ये बनाती है एक्सोनिमा ऑफ स्पर्म। इसके बाद है मिडल पीस। इट इज़ लार्ज सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ स्पर्म विच लाइज बिटवीन नेक एंड टेल। नेक एंड टेल के बीच का हिस्सा मिडल पीस कहलाता है। द एक्सियल फिलामेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रन्स थ्रू द मिडल पीस। जो डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट चली वो मिडल पीस के थ्रू भी जाती है और फिर टेल के थ्रू भी जाती है। द मिडल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल नोन एज नेबनकैरन हैविंग 10 to 14 टर्नर्स। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होती है मिडल पीस में, इसको नेबनकैरन भी कहा जाता है। ये टर्म आप नीट के लिए याद रखें कि मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को नेबनकैरन भी कहा जाता है। इसमें 10 से 14 तक के होते हैं टर्नर्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ताकि स्पर्म का जो टेल है वो वाइब्रेटाइल हो जाए और स्पर्म मोबाइल बन जाए और मोटाइल बन जाए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक वो जा सके। ए शीट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक शीट होती है साइटोप्लाज्म की और किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक शीट होती है अराउंड द किसके? लाइज ऑन द आउटसाइड। मिडल पीस की बात की जा रही है कि मिडल पीस के साइड में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थिन शीट साइटोप्लाज्म की। रिजर्व फूड मटेरियल इज लिमिटेड इन स्पर्म। स्पर्म में बहुत कम रिजर्व फूड मटेरियल होती है। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी हेल्प्स प्रोवाइड्स एनर्जी सो दैट स्पर्म कैन मूव। यही बात कही जा रही है कि स्पर्म को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से मिलती है। डिस्टल एंड बियर्स रिंग सेंट्रियोल। ये बात कही जा रही है कि जो डिस्टल एंड होता है मिडल पीस का, वहाँ पे रिंग सेंट्रियोल होता है, उसका रोल अभी पता नहीं है। फिर है टेल। ये लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, टेपरिंग होती है और इसके थ्रू भी एक्सियल फिलामेंट चली जाती है। ये वाइब्रेटाइल मूवमेंट कराती है स्पर्म को। और इसके 2 हिस्से हैं, मेन पीस और एंड पीस। अब मेन पीस में साइटोप्लाज्म भी होती है, लेकिन एंड पीस में सिर्फ होती है एक्सियल फिलामेंट। तो ये हुआ जनरल स्ट्रक्चर इसका स्पर्म का। एक और चीज़ यहाँ पे आप ऐड करें, मैनचेटी। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है किस में? स्पर्म में। लेकिन जो थिन लेयर साइटोप्लाज्म की होती है स्पर्म में, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म जो स्पर्म में होती है उसको कहा जाता है मैनचेटी। ये कभी कभार आपको नीट में पूछा जाता है। मैनचेटी क्या होती है? ये थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होती है इसमें
स्पर्म में। और ये भी याद रखें, नेबन कैरन माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल को भी कहा जाता है।